नमस्कार दोस्तों। डीडीएफ एडवर्टाइजिंग प्रेजेंट्स प्रोग्रेसिव इंडिया टीवी हर बार आपके लगाए गाइडेंस के लिए, आपके सीखने के लिए, आपके ट्रेनिंग के लिए एक एक कोचेस को लेकर आते हैं। और ये जो सीरीज़ है बेचना ज़रूरी है, ये स्पेशल सीरीज़ जहाँ पे विश्वास साड़े सर सिखाते हैं कि बेचना कैसे है, सेल्स करना कैसे है, सेल्स के टिप्स देते हैं। और वो प्रैक्टिकल टिप्स जो कि आप अपने लाइफ में, अगर आप अपने बिजनेस में यूज़ करें तो आपका सेल्स, आपका बिजनेस का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 10 टाइम्स तो मिनिमम बढ़ेगा ही। ये आप हमारी इन प्रोग्रेसिव इंडिया की गारंटी है, ये मनीष दलवी की गारंटी है, ये विश्वास साड़े सर की गारंटी है। तो पहले एपिसोड में आपने समझा कि सेल्स क्या है। सेल्स किसी को कन्विंस करना है। सेल्स कुछ सिर्फ ट्रांजैक्शन ही नहीं, बल्कि किसी को कन्विंस करना है। जब आप किसी को कन्विंस करते हैं तो वो हाँ आपका सेल्स होता है। सेकंड एपिसोड में आपने समझा कि लीड क्या है, लीड जनरेशन कैसे होनी चाहिए, लीड को कैसी कैटेगराइजेशन होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपका परफेक्ट कस्टमर कौन है। आपको कॉम्पिटिटिव रेट नहीं, क्वालिटेटिव क्लाइंट ढूंढने हैं। तो स्वागत करते हैं विश्वास वाले सर का, और आज समझते हैं कि वो सर क्या बोलना चाहते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया हूँ। जैसे अपनी सर वेब सीरीज चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हमारी वेब सीरीज ही है। तो फिर से हैंड ओवर करता हूँ मैं आपको। अब स्क्रीन आपका है। आप हमारे एंटरप्रेन्योर्स भाइयों को, एंटरप्रेन्योर्स बहनों को, एंटरप्रेन्योर्स दोस्तों को आप बताइए कि और आज क्या टिप्स दे रहे हैं। तो सर प्लीज, ओवर टू यू। थैंक यू मनीष जी और थैंक यू डीडीएफ। मैं आपका बहुत सारे लोगों का जो सेल्स का प्रॉब्लम है अपने एंटरप्रेन्योर भाई और बहनों का, वो इस सेल्स वेब सीरीज से सॉर्ट आउट होने जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। इसकी जानकारी हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और मेल से पता चल रही है। तो हमने इस जो वेब सीरीज है अपनी, सेल्स करना जरूरी है, इस वेब सीरीज में अभी तक 2 एपिसोड हुए और ये आप आज का तीसरा एपिसोड देख रहे हो। पहले एपिसोड में हमने देखा था कि एक्चुअली सेल्स क्या है, सेल्स के पैरामीटर्स क्या होते हैं, सेल्स में क्या करना चाहिए, ये सब चीजें हमने देखी थी। दूसरे एपिसोड में हमने देखा था कि लीड्स कैसे फिल्टर करें। बहुत सारी लीड्स अपने पास आती है, तो एक्चुअली अपने काम की लीड्स कौन सी होती है, एक्चुअली अपने काम की कौन सी लीड्स नहीं होती है। एज ए एंटरप्रेन्योर अपने पास 3 चीजें बहुत ही लिमिटेड होती है। एक जो है पैसा, दूसरा है एफर्ट्स और तीसरा है टाइम। ये चीजों को हमेशा सही जगह पे अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, सही जगह पे हम अगर लगाएंगे तो उसका रिटर्न डेफिनेटली अच्छा आता है। और मेरा अनुभव ये कहता है कि जो एसएमईज है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स है, उनको ये सब चीजें बहुत ही सोच समझ के यूज करनी चाहिए। तो हमने जो आज का सेल्स के ऊपर हम एक्चुअली जो सेल्स की चीजें हम देखने वाले हैं कि लीड फिल्टर हो गई, लीड को कैटेगराइज हमने किया। पहले एपिसोड में हमने देखा सेल्स क्या है, दूसरे एपिसोड में देखा कि लीड आने के बाद उसको कैटेगराइज कैसे करें। अभी कैटेगराइज करने के बाद फिल्टर कैसे लगाए, और फिल्टर लगाने के बाद आपको काफी सारी चीजें ये पता चलती है कि कौन सी लीड्स को पहली प्रायोरिटी देनी है और कौन सी लीड्स को बाद में उसके ऊपर काम किया जाए। क्योंकि कुछ जो लीड्स है वो इमीडिएट क्लोज हो सकती है, कुछ थोड़े टाइम के बाद क्लोज हो सकती है और कुछ कभी भी क्लोज नहीं हो सकती है। तो आज हम एक्चुअली सेल्स के ऊपर काम करने वाले हैं, सेल्स की काफी सारी चीजें देखने वाले हैं। आज का जो अभी का जो एपिसोड है इसके आगे का 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है वो है बिफोर सेल्स कॉल। दूसरा पार्ट है इसका ड्यूरिंग सेल्स कॉल, कि ड्यूरिंग सेल्स कॉल आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जिसके वजह से आपके सेल्स का इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, सेल्स का क्लोजिंग रेशो बढ़ेगा, सेल्स की डील साइज बढ़ेगी और कम से कम समय में अच्छा से अच्छा सेल्स हो सकता है, जिसके वजह से अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकता है और वो सब चीजें हो सकती है। करेक्ट। तो और तीसरा जो पार्ट रहेगा इस एपिसोड का ही, वो रहेगा आफ्टर सेल्स कॉल। करेक्ट। तो बिफोर सेल्स कॉल, ड्यूरिंग सेल्स कॉल और आफ्टर सेल्स कॉल। तो बिफोर
सेल्स कॉल क्या करना चाहिए। जैसे लीड फिल्टर हो गई और आपको पता चला कि ये लीड मेरे बहुत ही काम की लीड है जिससे सेल्स क्लोज हो सकती है, तो तुरंत उसको फोन करके अपॉइंटमेंट लेने की गलती नहीं करनी है। तुरंत फोन करने की गलती नहीं करनी है। दूसरा, कभी कभी हम ऑन द वे होते हैं, मार्केट में होते हैं और हमें फोन आता है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की मुझे जरूरत है, अब आके मिल सकते हैं क्या, और हम तुरंत जाते हैं। ठीक है, वो भी गलती हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक तरीके से सेल्स की प्रोसेस को समझने वाले हैं। अच्छा, शुरुआत में हो सकता है अगर आपको उस टाइप की, उस तरीके का, अगर आपको अब यूज टू नहीं है उसमें, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि चीजें, कोई भी नई चीजें जो है वो थोड़ा टाइम लेती है, हैबिट्स बिल्ड होने में टाइम लेती है। करेक्ट, इसके लिए हैबिट के ऊपर काम करना होता है, और जो चीज हम बार बार करते हैं वो हमारे हैबिट में तब्दील होती है। ठीक है, तो यही, जैसे लास्ट एपिसोड में भी शायद मैंने कहा था कि डिसिप्लिन जो है ना, वो आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाता है। और बहुत सारे टैलेंटेड लोग, टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स, टैलेंटेड सेल्स मैनेजर, टैलेंटेड सेल्स वाले जो अच्छा सेल्स कर सकते हैं, डिसिप्लिन की वजह से मार खाते हैं। कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट टर्म सक्सेस हमें मिलता है, कभी कभी हमें शॉर्ट टर्म सक्सेस मिलता है और उसमें डिसिप्लिन का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन एक बार हमें सक्सेस मिलने के बाद, एक बार हमें बाय फ्लूक सक्सेस मिलने के बाद, गलती से सक्सेस मिलने के बाद, हम वही प्रोसेस को बार बार फॉलो करते हैं। मतलब समझो किसी ने आपको टाइम दिया है और आप पहुंच गए, लेट पहुंच गए, लेकिन फिर भी आपका सेल्स हुआ। आपने रॉन्ग प्रोडक्ट पिच किया, कुछ फीचर्स ही बताया नहीं, फिर भी आपका सेल्स हुआ। तो ये गलत चीजें आप में बिल्ड होना शुरू होती है और आपका ये वहम बिल्ड होना शुरू होता है कि सेल्स ऐसे भी होता ही है। ठीक है, पर डिसिप्लिन तरीके से अगर हमें सेल्स करा है, जिसको हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक होता है इंक्रीमेंटल ग्रोथ। इंक्रीमेंटल ग्रोथ यानी क्या, अगर हर महीने आप 100 यूनिट सेल करते हैं और इस बार 110 यूनिट सेल किए, फिर 112 यूनिट सेल किए, फिर 113 यूनिट सेल किए, फिर 120 यूनिट सेल किए, दैट इज इंक्रीमेंटल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या, एवरेज आप अगर 100 यूनिट पर मंथ सेल करते हैं और आपने 500 यूनिट सेल करना शुरू किया, फिर 700 यूनिट सेल करना शुरू किया, फिर 1000 यूनिट सेल करना शुरू किया, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और अगर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सेल्स में लेके आना है तो डिसिप्लिन की जरूरत है, और हम जो कर रहे हैं वो डिसिप्लिन का ही एक हिस्सा है। आपको वो हर सेल्स कॉल में वो चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। बहुत बार हमारा क्या होता है कि जो हैबिट हमने इतने सालों से, इतने समय से बिल्ड की है, वो हमें छोड़ती नहीं है जल्दी। हम अगर छोड़ना भी चाहें तो वो हैबिट हमें पकड़ के लेके आते हैं फिर से 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा आपके बारे में नहीं हो, इसके लिए मैं आपको ये आगाह कर रहा हूँ कि हो सकता है आपको ये जो मैं डिसिप्लिन बता रहा हूँ सेल्स कॉल के बारे में, खासकर वो आपको इनिशियली लेवल पे करने में थोड़ी दिक्कत आए। पर भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, आई एम 100% श्योर अगर आप ये कंटिन्यूस फॉलो करते हो तो ये आपके हैबिट में तब्दील होगा और इसके रिजल्ट बहुत ही स्मूथ तरीके से आपको आ सकते हैं। सो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं बिफोर सेल्स कॉल। पहला पार्ट, बिफोर सेल्स कॉल, यानी एक्चुअल सेल्स कॉल करने के पहले मुझे क्या काम करना चाहिए, किन किन चीजों पे काम करना चाहिए, क्या तैयारियां करनी चाहिए जिसके वजह से मेरा सेल्स कॉल बहुत ही सफलपूर्ण रहेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा और क्लोजिंग के चांसेस मैक्सिमम बढ़ेंगे। और ये जो है ना, ये स्किल जो है वही आपको सेल्स में नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकती है। तो पहला, बिफोर सेल्स कॉल, आपके पास लीड आई है, फिल्टर हुई है और ये लीड आपको काम करने लायक है ऐसा आपको पता चला है, तो सबसे पहले वो लीड के बारे में जितनी हो सके जानकारी आपको जुटानी है, जितनी हो सके आपको जानकारी जुटानी है। फिर वो जानकारी कहाँ से जुटा सकते हैं, आप फेसबुक से जुटा सकते हैं, आप लिंक्डइन से जुटा सकते हैं, आप वेबसाइट से जुटा सकते हैं,
आप प्रोफाइल से, उनके व्हाट्सएप के प्रोफाइल से जुटा सकते हैं, आप उनके व्हाट्सएप के स्टेटस से जुटा सकते हैं, आप उनका जो इंस्टाग्राम है अकाउंट है उससे जुटा सकते हैं। तो यहाँ सबसे आपको उनकी जानकारी पता चलेगी, वो एज ए पर्सन, एज ए कंपनी क्या है, वो कौन सी चीजें लाइक करते हैं, कौन सी चीजें लाइक नहीं करते हैं, किन चीजों पे बात करना पसंद करते हैं, किन चीजों पे बात नहीं करना पसंद करते हैं, उनका स्पीड क्या है, पर्सनल लेवल का है कि टेक्निकल लेवल का है। हाँ, ये सब भी डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो उनका जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है, उनके बारे में जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको मिल सके जुटाना जरूरी है। दूसरा सोर्स होता है मार्केट। अगर आपके कुछ कनेक्ट्स हैं, आपका कुछ जो रेफरेंस से आपको कॉल आया है, या और भी कुछ लोग हैं जो उनको जानते हैं, तो उनसे उनकी जानकारी निकालें। जानकारी यानी वो पर्सनल लेवल पे कैसे है, कमिटमेंट लेवल पे क्या है, प्रोफेशनल लेवल में क्या अच्छा लगता है, किन चीज़ों पे उनको बात करना अच्छा लगता है, फेवरेट लीडर कौन है, फेवरेट सब्जी क्या है, फेवरेट होटल कौन सा है, किस टाइप की बुक्स पसंद करते हैं पढ़ना या नहीं पढ़ना पसंद करते, किस टाइप के वीडियोस पसंद करते हैं, कौन उनका फेवरेट लीडर है, कौन सी पार्टी को वोट करते, ऐसी जितनी भी मैक्सिमम चीजें हो सके, फेवरेट कलर कौन सा है, तो ऐसी जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप जुटा सकते हो उनके बारे में अलग अलग माध्यम से, जो भी आपके सोर्सेस हो वहां से जरूर जुटाए। हो गया पार्ट 1। पार्ट टू इज वहां पे जाने के पहले आप जब मिलोगे तो कौन से चीजों पे आप बात करोगे, किस टाइप के वो सवाल पूछ सकते हैं, ऐसे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, ऐसे सवालों की तैयारी करो कि वो कौन से चीजों पे आपको सवाल पूछ सकते हैं। आपके कंपनी के बारे में हो सकता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है, आपके प्राइसिंग के बारे में हो सकता है, आपके कॉम्पिटिटर के बारे में हो सकता है, आपकी क्वालिटी के बारे में हो सकता है, आपकी ब्रांडिंग के बारे में हो सकता है, आपके कंपनी की हिस्ट्री के बारे में हो सकता है, आगे फ्यूचर के ग्रोथ के बारे में हो सकता है, आफ्टर सेल सर्विस के बारे में हो सकता है, आपको पार्टली पेमेंट के बारे में हो सकता है, ईएमआई के बारे में हो सकता है। जो भी रिलेटेड आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड जो भी सवाल है, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, एक अक्सर एक कस्टमर आपको जो पूछता है उस फील्ड का, उस पर्सनालिटी का, उस थॉट प्रोसेस का आदमी या कंपनी आपको जो सवाल पूछ सकती है उसकी तैयारी करना जरूरी है। और अगर आप ये सवाल कौन से सवाल पूछ सकते हैं इस पे अगर तैयारी करते हैं तो बिलीव मी उसमें से 8 या 9 क्वेश्चंस वही होते हैं, 80 या 90% क्वेश्चन वही होते हैं जिसकी तैयारी आपने ऑलरेडी कर चुकी है। इसमें से एक तो कॉन्फिडेंस आपका झलकता है, आपको सोच के जवाब देना ऐसा कुछ नहीं होता है, इट इज लाइक आपके हैबिट में है, और इससे आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत ही बढ़ता है और आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हो। तो ये 2 चीजें आपको बिफोर सेल्स कॉल करना है। अभी इसके बाद होता है कि आपको उनकी अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप उनको मिलने जाओगे और मिलने जाने के बाद हो सकता है कि आप उनको आपका ड्यूरिंग मीटिंग वाला समय आ जाए। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है, वो यानी आप अगर उनको मिलने जाते हैं, जो भी आपका समय दिया होगा अपनी अपॉइंटमेंट के बारे में, मिलने के बारे में, उसके कम से कम आधा घंटा पहले वहां पे पहुंचने की कोशिश जरूर करें। अगर फर्स्ट टाइम आप उनको मिल रहे हो तो लेट जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना, और जाना तो बिल्कुल ही मत लेट। और इनकेस अगर लेट हो गए, हमारा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, जो भी आदमी लेट होता है वो हालांकि 5-10 मिनट 15 मिनट में ही लेट होता है, तो उतना आप बफर टाइम रख के ही आप वहां पे जाए। और कोई भी चीज, कोई भी कॉल घाई में बिल्कुल ना करे, उसको सफिशिएंट टाइम देना जरूरी है। लेकिन सब काम करने के बाद अगर आप सफिशिएंट टाइम देते हो तो आपका क्लोजिंग रेशो बहुत ही बढ़िया होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आप वहां पे आधा घंटा पहले कम से कम पहुंचना जरूरी है। 2 चीज इसमें से साबित होती है। एक तो हाँ, वहां पे आपको ड्यूरिंग जो सेल्स कॉल है आपका, उसमें काफी कंफर्टेबल रहोगे, और जो हमें आगे काम करना है उसकी भी थोड़ी सी आपको
मदद मिलेगी उसमें भी। अभी वहाँ पे आधा घंटा पहले पहुँचने के बाद करना क्या है? लेकिन आपका ऐसा सवाल आ सकता है आपके मन में, हम तो लेट नहीं करते, लेकिन बाय चांस अगर लेट हो गया तो क्या करना है? तो अगर आप लेट हो गए वो मीटिंग के लिए, सेल्स मीटिंग के लिए, तो जाने के बाद आपकी शुरुआत सॉरी से कभी नहीं होनी चाहिए। आपके सेल्स कॉल की या पहला जो वर्ड्स आपके मुंह से निकलता है, सॉरी सर मुझे लेट हो गया, या सॉरी आपको बहुत वेट करना पड़ा, ये सॉरी शब्द से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सॉरी स्टार्ट नेगेटिव इम्प्रेशन। तो आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, तो डिसिप्लिन की बात है, आगे ये मैनर्स की बात है। तो आप उनको बोल सकते हैं थैंक यू फॉर द वेटिंग, आप ये बोल सकते हैं उन्हें थैंक यू फॉर द वेटिंग। और अगर आपको पता चलता है, क्योंकि लेट होता है वो सडनली लेट नहीं होता है, आपको आधा घंटा पहले तो पता चलता है आपको लेट होने वाला है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं उनके लिए, ताकि आप उनको वेरी इन एडवांस इन्फॉर्म करोगे। तो आप वहाँ पे पहुंचे हैं। और अभी अगर आप जैसे मैंने कहा कि आपको कॉल में पहले पहुंचना जरूरी है। अरे पहले क्यों पहुंचना है? तो पहले पहुंचने के बाद आपको वहाँ का ऑब्जर्वेशन करना है, उनके जहाँ पे बुलाया है आपको मिलने के लिए। हो सकता है आप ऑफिस में मिलने गए हो सकता है आप उनके घर पे मिलने गए हो सकता है आप बाहर कहीं मिल रहे हो, ये तीनों चांस हो सकते हैं। अगर आप उनके ऑफिस में मिलने गए हो तो आपको बहुत सारी चीजें आपको पता चलती है कि वो कस्टमर कैसा है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, वो किस टाइप की चीजें यूज करते हैं, वो ऑफिस का एटमॉस्फेयर क्या है, किस टाइप के लोग वहाँ पे काम करते हैं, किस टाइप के उनके क्लाइंट्स है, किस टाइप के उनको अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिले हुए हैं, उनकी प्रोसेस क्या है, काम करने का तरीका क्या है, वहाँ पे हर एक एम्प्लॉय कोऑपरेटिव है या कोई किसी को कोऑपरेट नहीं करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको पता चल सकती है। इट इज लाइक डेटा कलेक्टिंग प्रोसेस। किस चीज के लिए? आपका जो ड्यूरिंग सेल्स कॉल अभी काम होने वाला है उसके लिए आपको ये इंफॉर्मेशन चालू लगने वाली है। अभी और एक चीज मुझे बताना यहाँ पे बहुत जरूरी लग रहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी पर्सन, ये नॉर्मली 5 डिफरेंट कैटेगरीज में उनको अपन डिवाइड करते हैं। 5 डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। तो जिसका संबंध ये जल्दी पहुंचने से है, या जिसका संबंध ये जो प्रीवियस बिफोर सेल्स कॉल का जो प्रोसेस है उससे है, वो आपको इंटरकनेक्ट होगा। तो पहली जो कैटेगरी है वो है फाइनेंशियल कैटेगरी, और आप उसको इकोनॉमिकल कैटेगरी का कस्टमर, इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल कैटेगरी में काम करने वाला प्रॉस्पेक्ट, इकोनॉमिकल पैरामीटर पे डिसीजन लेने वाला प्रॉस्पेक्ट, आप ऐसा उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अभी इकोनॉमिकल कैटेगरी का या इकोनॉमिकल पैरामीटर पे डिसीजन लेने वाला जो प्रॉस्पेक्ट है वो कैसा होगा? जनरली ऐसे जो लोग होते हैं या ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एंट्री लेवल के प्रोडक्ट को बहुत ही ज्यादा ध्यान देती है, बहुत ही ज्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंस होता है। मतलब जिसको हम कहते हैं कि L1 लोएस्ट वन, तो ये लोएस्ट वन पे काम करे, जिसका सबसे ज्यादा सस्ता होगा। जो भी उन्हें प्रोडक्ट और सर्विसेज चाहिए, वो प्रोडक्ट और सर्विसेज जिसका सबसे ज्यादा सस्ता होगा कोटेशन, उन पे वो काम करते हैं। जिनको एंट्री लेवल के प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अभी आपके मन में ऐसा सवाल आ सकता है नेचुरली कि ऐसे लोगों को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इकोनॉमिकल है कि नहीं है, इनका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो इकोनॉमिकल फैक्टर से कनेक्टेड है कि नहीं है, सबसे सस्ती चीजों से कनेक्टेड है कि नहीं है। ओके, तो नेचुरली इनके ऑफिस या घर का माहौल जो होता है, ये जो भी चीजें यूज करते हैं उनसे इनका ताल्लुक होता है जनरली। मतलब अगर उनके ऑफिस में जो एसी होगा वो इधर असेंबल्ड हो सकता है, या जो जनरल ब्रांड्स है मार्केट में, जैसे उल्टास होगा, LG होगा,
इनके भी इकोनॉमिकल मॉडल हो गए, सैमसंग होगा या फिर आप कह सकते हैं कि गोदरेज होगा, वीडियोकॉन होगा। ऐसी जो एंट्री लेवल की जो ये है प्रोडक्ट्स है, ये यूज करते हैं। फिर इनका अगर आप हैंडसेट देखोगे तो नंबर 2 नंबर 3 ब्रांड की जो कंपनीज है, रेडमी होगा, या फिर आप तो देखोगे जिसको हम कह सकते हैं कि सैमसंग के एंट्री लेवल मॉडल हो सकते हैं, फिर वीवो के एंट्री लेवल मॉडल हो सकते हैं। फिर आप देख सकते हो कि जो कार्बन है या ऐसे ऐसे हैंडसेट हो सकते हैं। इनका जो अगर गाड़ी देखोगे तो मारुति ब्रांड का गाड़ी हो सकता है, उसमें भी एंट्री लेवल के मॉडल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे सब हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट अगर आप देखोगे जो भी ब्रांड यूज करते हैं वो मोर ऑफ एंट्री लेवल के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, इनके जो एम्प्लॉइज है ये ड्रेस कोड में नहीं रहेंगे, नॉन ड्रेस कोड में होते हैं। सिविल ड्रेस जो अपना रेगुलर कैजुअल्स वगैरह होते हैं उसमें वो होते हैं। तो ऐसा एंट्री लेवल का माहौल होता है। जनरली ऑफिस में आप जाओगे तो एसी चालू नहीं रहेगा, फैन चालू रहेंगे। ठीक है, ऐसा सब हो सकता है, दैट इज इकोनॉमिक। अगर ऐसा माहौल है या ऐसे ब्रांड्स आपको नजर में आ रहे हैं या ऐसी चीजें वो यूज कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो प्रॉस्पेक्ट है वो इकोनॉमिकल रेंज में डिसीजन लेने वाला प्रॉस्पेक्ट है, या वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको एंट्री लेवल के प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है, उनको क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे यकीन ज्यादा है, उनका फोकस लोएस्ट क्वालिटी लोएस्ट प्राइस चल सकता है। तो ऐसा अगर कस्टमर है, ऐसा अगर प्रॉस्पेक्ट है, तो इनका मेजॉरिटी जो फोकस है वो आपके लोएस्ट कोटेशन वाले को बिजनेस देने पे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो अभी हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं पर्सनालिटीज और उनका बिहेवियर पैटर्न और उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना। तो पहला कैटेगरी हमने ऑलरेडी देखा है। दूसरा कैटेगरी इसके अपोजिट होता है, वो है सर्विस कैटेगरी के प्रॉस्पेक्ट होते हैं। अभी सर्विस कैटेगरी के जो प्रॉस्पेक्ट होते हैं एग्जैक्टली फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल कैटेगरी के विरुद्ध होते हैं। अभी इनके ऑफिस में जो एसी होगा वो नंबर 1 ब्रांड्स होते हैं, उनके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे डाइकिन हो गया, ओ जनरल हो गया, या टॉप क्लास कोई भी ब्रांड होगा वो हो सकता है। इनके यहाँ पे जो प्रिंटर है वो बड़े ब्रांड्स हो गए, जैसे एचपी है, उनका हो सकता है। अगर इनका जो स्टाफ है वो ड्रेस कोड में होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इनका जो हैंडसेट है वो एप्पल का होने का बहुत ज़्यादा चांस है। अगर सैमसंग का है वो भी हायर वर्जन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इनकी गाड़ी भी है वो होंडा या कोई बड़ा ब्रांड होगा जो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ब्रांड, नंबर 1 के आसपास, जो नॉट इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन, इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन जिसका ब्रांड है उनके होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो कपड़े भी ब्रांडेड वापरते हैं, इनका वॉच भी ब्रांडेड रहेगा। तो ब्रांड को इनका कंसर्न बहुत ज्यादा होता है। इनका जो फोकस है मोर ऑफ क्वालिटी पे ज्यादा होता है इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। इनका जो फोकस होता है वो प्राइस देने के लिए तैयार होता है, बट उन्हें रिजल्ट की जरूरत ज्यादा होती है। दे आर रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर आपका कंपनी का रेपुटेशन है तो ही वो आपके साथ काम करेंगे। आपकी कंपनी एक ब्रांड है तो ही वो आपके साथ काम करेंगे। सो निगोशिएशन, लो प्राइस, L1 इन पे ये काम नहीं करते। इन्हें क्वालिटी और रिजल्ट पे ज्यादा फोकस होता है। फास्ट, एडवांस, नई टेक्नोलॉजी, इन चीजों के साथ जुड़ना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तीसरा जो होता है वो टेक्निकल प्रॉस्पेक्ट होता है। टेक्निकल टाइप के प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब जो डिसीजन टेक्निकल बेसिस पे लेते हैं। अभी ये कैटेगरी कैसे आइडेंटिफाई करना है या कर सकते हैं, जिसका बैकग्राउंड टेक्निकल है, जिसका एजुकेशनल बैकग्राउंड इंजीनियर है, IIT है, या आप कह सकते हैं कि M.Tech किया हुआ है, या कोई इंस्टीट्यूशनल इंजीनियरिंग कॉलेज है, ऐसे इंस्टीट्यूशन से उन्होंने पढ़ाई किया हुआ है, टेक्निकल फील्ड में काफी काम किया हुआ है। अगर ऐसा बैकग्राउंड है तो इन्हें सिर्फ टेक्निकल चीजें समझती है, इन्हें सिर्फ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन समझते हैं, और प्राइसिंग वगैरह फिर इनके लिए नॉर्मल होती है।
जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है, जो फोर्थ कैटेगरी है, जिन्हें जिन्हें हम कहते हैं वो सोशल कैटेगरी होती है। सोशल यानी क्या, कि जिन्हें लोगों के साथ जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। अब ये सोशल आदमी कैसा होगा, तो वो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहेगा, कोई ना कोई एनजीओ के साथ जुड़ा रहेगा, कोई ना कोई सोशल वर्क करता रहेगा। यहाँ पे इनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे कनेक्ट्स होते हैं। कोई नेटवर्किंग क्लब में ये बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करने का काम बहुत अच्छे से करता है। ऐसा आदमी जो होता है वो देने पे बहुत बिलीव करता है, लोगों को कनेक्ट करके देना, हेल्प करना, पैसा देना, मेंटली और फाइनेंशियली हेल्प करना, और एनी अदर टाइप ऑफ हेल्प करने में इनका बिलीव बहुत ज़्यादा होता है, सोशली कनेक्टेड। अगर आप ऑफिस में देखोगे दिन के बाद बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो उन्होंने कहीं ब्लड डोनेशन कैम्प में हेल्प किया होता है, कोई एनजीओ के साथ जुड़े होते हैं, कोई नेटवर्किंग क्लब के साथ जुड़े होते हैं, कोई अवार्ड्स रिवॉर्ड्स इन्हें मिला होता है, कोई तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट रहेंगे या वीपी रहेंगे या और कोई तो पैनल पे और डेफिनेटली रहेंगे। उन्हें इनका जनसंपर्क बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और पांचवी जो कैटेगरी है वो पर्सनल कैटेगरी है। पर्सनल कैटेगरी यानी इनके दोस्त का जो नेटवर्क है, ये दोस्ती वाला जो नेटवर्क है, फ्रेंड सर्कल वाला जो नेटवर्क है, वो बहुत ही बड़ा होता है। इन्हें दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। ये म्यूजिक लवर होते हैं, जनरली म्यूजिक लवर्स होते हैं। इन्हें पर्सनल अचीवमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। इनका जो आदमी पसंद आया तो काम पसंद आया इन्हें फिर प्राइसिंग, क्वालिटी, डिलीवरी, स्टेटस, ब्रांड, ये सब चीजें इनके लिए सेकेंडरी होती है। फर्स्ट इनके लिए होता है, पहले नंबर पे इनके लिए होता है आदमी पसंद आना। इनको आदमी पसंद आया तो ही ये काम देते हैं। तो हमने 5 कैटेगरी के लोग देखे या 5 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन देखे, जिसको हम कहते हैं सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकली पहला कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी है सर्विस, ये इसके अपोजिट काम करता है। इनको सर्विस फास्ट होनी जरूरी है, क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं ये लोग, और इन्हें ब्रांड के साथ काम करना अच्छा लगता है। तीसरा हमने देखा टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग या ऑर्गेनाइजेशन या जिसके ओनर या डिसीजन मेकर टेक्निकली बैकग्राउंड से है, टेक्निकल एक्सपीरियंस से है, वो इसमें आते हैं। चौथा हमने देखा सोशल, जिनका कनेक्टिविटी या नेटवर्क सोशली बहुत स्ट्रांग है, ऐसे लोग इसमें आते हैं। और पांचवा हमने जो देखा वो पर्सनल, जिसको आदमी पसंद उसका काम यहाँ पे होता है। तो ये कैटेगरी देखिए। अभी हम आपके मन में ये सवाल आ सकता है, कैटेगरी तो समझ में आया, मैंने जो बिफोर सेल्स कॉल जो मेहनत की है उससे तो ये मुझे कनेक्ट पता चला कि वो कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है, मेरा जो प्रॉस्पेक्ट है, मेरी जो लीड है, जिनको मैं मिलने आया। अभी इस चीजों का या इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल मैं सेल्स कॉल क्लोज करने में कैसे करूं, ऐसा सवाल शायद आपके मन में आया होगा। तो उसका जवाब मैं आपको अभी देने वाला हूं। वो ऐसा है, अगर आपको पता चलता है कि ये जो प्रॉस्पेक्ट है जिसको मैं मिलने आया वो इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो आपको आपके एंट्री लेवल का प्रोडक्ट ही उन्हें प्रेजेंट करना चाहिए। आपको आपका सबसे सस्ता प्रोडक्ट ही उन्हें दिखाना चाहिए, या फिर आप आपके स्किल से वो प्रोडक्ट इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी आपकी है, कि वो सबसे सस्ता है, सबसे बेस्ट रेट का है, और सबसे बेस्ट प्राइस में बेस्ट रिजल्ट देने वाली प्रोडक्ट और सर्विसेज है। तो आपकी डील क्लोज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये इंटेंशनली आपके पूरे प्रेजेंटेशन में आना चाहिए। दूसरा, अगर आपको ऐसा पता चलता है कि ये सर्विस ओरिएंटेड प्रॉस्पेक्ट है, तो आपको आपका ब्रांड वैल्यू, आपका विजन, आपका मिशन, आपका टॉप क्लाइंट जिसको मार्केट जानता है, बेस्ट टेक्नोलॉजी, फास्ट रिजल्ट, इन पे बात करनी है, ना कि स्किल सेट्स, अच्छे एम्प्लॉय, टीम वर्क, इनोवेशन, इन सब चीजों पे बात करनी है, ना कि प्राइस पे। इन्हें सबसे सस्ते प्रोडक्ट कभी नहीं दिखाना, और बताना तो बिल्कुल भी मत। अदरवाइज अगर आप इनके साथ सबसे सस्ती चीजों पे बात करोगे, सबसे कम प्राइस वाली बात करोगे, और आपके प्रेजेंटेशन में अगर इसका जिक्र भी आता है, तो ये आपको सिलेक्ट नहीं करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इन्हें रेपुटेशन, फास्ट, एडवांस, नंबर 1, अभी आया हुआ टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, रिजल्ट ओरिएंटेड, क्वालिटी ड्रिवन, ये सब चीजों
ये सब चीजें बहुत ही मायने रखती है। तीसरी चीज मैंने कहा था, तीसरा जो कैटेगरी था अपना, वो था टेक्निकल। ये टेक्निकल चीजों में आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज जो आप उन्हें बेचने के लिए मिले हो, उस पे टेक्निकल एस्पेक्ट, टेक्निकल फीचर्स पे बात करो तो आपका डील जल्दी क्लोज हो सकता है, क्लोज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। चौथा मैंने कहा सोशली, अगर सोशली आपका जो प्रोस्पेक्ट है या आपकी जो लीड है वो सोशली कनेक्टेड है, तो आपके पूरे स्पीच में, आपके प्रेजेंटेशन में सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मैसेज, सोशल कनेक्टिविटी का जिक्र इंटेंशनली आना चाहिए, जिससे आपका क्लोजिंग फटाफट या फास्ट हो सकता है और वो प्रोस्पेक्ट आपको सिलेक्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और पांचवा मैंने कहा था आदमी पसंद तो सेल्स पसंद। तो अगर आदमी पसंद है तो आपका काम हो सकता है। तो आपको उनकी जो हैबिट है, उनकी जो चॉइस है, उनका जो लाइक्स है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जनरली ऐसे आदमी को म्यूजिक पसंद है, कोई तो इसका एक फेवरेट लीडर होता है, कोई तो इसका फेवरेट भगवान होता है, कोई तो फेवरेट डिश होती है, कोई तो फेवरेट। इनकी बोलना बहुत अच्छा लगता है, ये स्टॉप नहीं होते, ये बातें बहुत करते रहते हैं और इनका फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इन्हें कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, इनको देना भी अच्छा लगता है, इन्हें बिजनेस करना अच्छा लगता है। तो आप इन्हें पसंद आना चाहिए। ऐसे आदमी के साथ पहले तो दोस्ती कर लो और दोस्ती होने के बाद आपका बिजनेस इस कैटेगरी के, इस टाइप के, इस कैटेगरी बिलोंग करने वाले प्रॉस्पेक्ट के साथ, लीड्स के साथ आपका बिजनेस पक्का हो सकता है, होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। नए एपिसोड में नई चीज़ों के साथ, नए इनपुट्स के साथ हम मिलने वाले हैं। तो आप भी मेरे साथ एक बार बोल सकते हैं, बेचना जरूरी है। तो दोस्तों, जैसे कि विश्वास वाले सर ने बोला, आंखें खुली रखो, जिससे मिलने जा रहे उनका देखो ऑफिस में कैसा माहौल है, क्या है, और अकॉर्डिंगली अपना सेल्स पिच उस तरह से रेडी कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अगले, फिर एक बार वेडनेसडे को शाम को 5 बजे नए टिप के साथ, नए टिप्स के साथ, नए ट्रिक्स के साथ, विश्वास वाले सर के साथ। और जैसे कि सर ने कहा, बेचना ज़रूरी है।